देखिए, एक हमने पढ़ा था नाइट्रिक एसिड। इसके पॉइंट्स मैं बता देती हूँ जो-जो मुझे लगता है ज़रूरी है, बाकी जो आ सकते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। नाइट्रिक एसिड का फ़ॉर्मूला क्या होता है? HNO3। ये क्या होता है? ऑक्सो एसिड होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? अगर तुम चार्ज निकालोगे तो इस पे कितना आएगा? 5 प्लस। क्या है? 5 प्लस। ये पानी में जाके 2 आयन्स छोड़ता है, ये 2। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रिक एसिड है ये ऑक्सो एसिड है ऑब्वियसली, तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो और एक OH तो होता ही है। इतना कितना H बचा है इसमें? एक भी नहीं। ऑक्सीजन कितना बचा? एक। यहाँ पे ना तुम्हें पता होगा कि नाइट्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड तो बनाने से रहा, 5 बॉन्ड तो होता नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा? एक पक्का डेटिव बॉन्ड। ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है ना, तो तुम आसान स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, वो ये वाला है। ये तुमने पढ़ा है NO2 का स्ट्रक्चर होता है। बस इसी में आप क्या कर दो, एक OH लगा दो। तो ये ऐसे बना लो, चाहे घुमा के बना लो, चाहे कैसे भी बना लो। ये किसका स्ट्रक्चर है? HNO3 का। तो इसके अंदर ना एक क्वेश्चन आता है, ये तो स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन क्या आता है वो सुन लो। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ आपको। मैं थोड़ा घुमा के लिख रही हूँ इसको। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। ये ऐसे है, अब क्या हो रहा होता है, इस हिस्से में तो रेजोनेंस हो रही होती है। ये एक इधर, ये इधर। यहाँ तो रेजोनेंस होती है, पर इसकी रेजोनेंस यहाँ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ प्लेनर है, प्लेनर। कैसा होता है? प्लेनर। जबकि जो इस तरफ है तुम देख सकते हो, ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 है। देख पा रहे हो? एक H है, 2 लोन पेयर है और एक नाइट्रोजन है। तो इस हिस्से में रेजोनेंस नहीं होगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें रेजोनेंस अगर हम दिखाएँ तो किस हिस्से में हो रही है? इस हिस्से में हो रही है। डबल बॉन्ड इधर, इधर डेटिव बॉन्ड हो। तो इससे में क्या हो गई? रेजोनेंस हो गई। क्वेश्चन ये है कि इसका फिर असली स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका ये वाला स्ट्रक्चर रियल है। अब ये बताओ इसमें कितने तरह के बॉन्ड हैं? ये दोनों जो बॉन्ड है उनकी लंबाई कैसी होगी? सेम। ये 5 है तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी? 5। पर लेकिन ये वाला जो बॉन्ड, ये थोड़ा-सा इन दोनों से क्या होगा? अलग होगा। क्योंकि इसमें तो देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड होगा तो ये कैसा होगा? छोटा। मान लो इनके बॉन्ड 5 है, पर ये बॉन्ड कितना होगा? 7 का। मैं वैसे ही कोई नंबर ले रही हूँ। क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या बोला? नाइट्रिक एसिड में 2 तरह के, 2 टाइप के क्या होते हैं? NO बॉन्ड। एक NO, एक NOH। ये दोनों कैसे होते हैं? सेम या डिफरेंट? तो ये दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में तो रेजोनेंस होती है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, छोटे बॉन्ड। जबकि इस हिस्से में रेजोनेंस नहीं होती, तो ये बॉन्ड कैसा होता है? थोड़ा-सा लंबा। ये क्वेश्चन रेडी कर लोगे? उसके अलावा आपको नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन वगैरह करनी होती है कि ये कैसे प्रिपेयर होता है। तो इसकी ओस्टवाल्ड प्रोसेस से प्रिपेयर होता है ये तो तुम जानते होगे। हमें HNO3 बनाने के लिए सबसे पहले तो कौन-सी गैस चाहिए? NO2। NO2 और पानी जब मिलेंगे तो हमारा ना क्या बन जाता है? HNO3 बन जाता है। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन तो सुना ही होगा। हवा में अपने आप NO2 होता है, वो पानी से मिलके क्या बना लेता है? HNO3। NO2 कहाँ से आता है? ठीक? तो ये जो NO2 है, NO से आता होगा। NO ऑक्सीजन से मिलके NO2 बनती है। NO कहाँ से आएगा? किसी भी नाइट्रोजन के कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो, तो वो क्या किस में बदल जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में। तो बस ये 3 स्टेप हैं जो कि हमेशा तुमने पढ़े ही होंगे कि पहले किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज़ कर दो, NO बन गया, यहाँ पानी निकाल दो। NO का ऑक्सीडेशन होके NO2 बन गया। NO2 पानी के साथ मिलके क्या बना लेगा? HNO3। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। मुझे एक बात और बताइए कि आपको ये दिख रहा होगा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो किसी गैस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें वहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। हम प्रेशर क्या लेंगे यहाँ पर? हाई। टेम्परेचर क्या लेंगे? लो, नहीं तो द गैस दूर भागेगी। और यहाँ पर हमें क्या डालना पड़ेगा? कैटलिस्ट। तो बस ये थी हमारे किसकी प्रोसेस? HNO3 के बनने की प्रोसेस। HNO3 आपने लैब में तो नोटिस किया ही होगा। लैब में नहीं देखा तो वैसे सुना ही होगा कि HNO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ये उन मेटल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है जो रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए एक्वा रिजिया बनाने में भी काम आता है। कौन? HNO3। और ये ध्यान रखना, एक्वा रिजिया में HNO3 कम होता है, क्योंकि सबसे तेज एसिड कौन है? HCl। HCl 3 और HNO3 कितना? 1। इस चीज को, मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एक्वा रिजिया। ये बताइए, फोस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड थे उनकी बेसिसिटी, रिड्यूसिंग बॉन्ड, ये सब आता है तुम्हें? ओके, तो बस अब खत्म हो गई है HNO3 की प्रिपरेशंस। कैसे बताई मैंने? ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। पहले स्टेप्स याद है सारे? अमोनिया का सबसे पहले बर्निंग कर दोगे, NO प्लस पानी। NO को क्या करोगे? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन तो होनी चाहिए, हो जाएगी। फिर NO2 क्या करेगा? पानी से मिलके क्या बना लेता है? HNO3। इसमें फिर से NO निकलता है, वो NO फिर यहाँ पर क्या होता रहता है? बार 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 बार, ये साइक्लिक प्रोसेस है और ये चलती ही रहेगी। बस, और तो कुछ नहीं है, मैंने इसकी आपको स्ट्रक्चर बता दी। HNO3 कैसा होता है? आपका दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक NOH और एक NO बॉन्ड। ठीक है? कॉपर और जिंक की रिएक्शन याद है तो मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ सकती हूँ। चलिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दी, मैं ओरली बता देती हूँ कि कॉपर जो होता है ना, कॉपर, कॉपर एक बार HNO3 उसके साथ कैसे रिएक्शन करेगा? डाइल्यूट, एक बार कंसंट्रेटेड। ठीक है? तो नाइट्रेट बनेंगे, पानी पानी निकलेगा, जब भी कंसंट्रेटेड आ जाए तो NO2, और हर केस में NO तो निकलती ही है। यहाँ पे बस NO निकलेगी। अगर जिंक होता, HNO3 कैसा लेते? एक बार डाइल्यूट, एक बार HNO3 कैसा लेते? कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे नाइट्रेट नाइट्रेट, पानी पानी, कंसंट्रेटेड है तो NO2, और इसमें NO भी निकला होगा पर जिंक में न पहले से है तो N2O निकालना। ये 4 इक्वेशन मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है, कई कई बार, तो ये आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको खुद आनी चाहिए। ठीक है? मैं रिपीट इसलिए करती हूँ कि थोड़ा-सा भूलो ना। दूसरी बात, आपको ये पता है कि HNO3 रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सिडाइजिंग है? ऑक्सीडाइजिंग एज क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई पूछ ले आपसे? क्योंकि वो अभी +5 स्टेट में है। अब ये ना, क्या और अपने, भाई देखो, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो लेते हैं। भाई, ये अब छोड़ ही नहीं सकता। क्वेश्चन ये आ गया, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि इसने अपने पहले ही पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन किसी को सरका रखे हैं किसी की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। अब कैसे करेगा ये? ऑप्शन ही नहीं है। तो इट कैन नॉट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट मोर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपने ऑक्सीडाइज 3 2 1 छोड़ नहीं सकता। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूस होके ये हमेशा NO2 बनता है, नोटिस तो किया ही होगा। ज्यादातर हर केस में NO2 जो कि डायमर बन जाती है। NO2 मिलके कौन सी चीज बना लेता है? N2O4, जो कि क्या होता है? कलरलेस सॉलिड। आपको मैंने 2-4 चीजें बताई थी। एक N2 होता है, एक N2 होती, N2O4 जिसे हम NO2 भी बोल सकते हैं, N2O5। मैंने कहा था नीचे के तीनों सॉलिड होते हैं, ऊपर के दोनों गैस होते हैं। याद आ रहा है कुछ? ऊपर के दोनों न्यूट्रल होते हैं, नीचे के 3 एसिडिक होते हैं। याद आया होगा? इनमें से किसी का कोई रंग नहीं होता सिवाय एक के। इसका जो कलर होता है वो ब्लू सॉलिड होता है। बाकी और किसी में कोई रंग नहीं है। बस एक और इसका याद रखना, ये जो चीज़ है ये सॉलिड नहीं होगी, क्योंकि अब ये छोटा पार्ट है, ये गैस होगा। और कौन-सा गैस? कौन-सी गैस? ब्राउन गैस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। न्यूट्रल न्यूट्रल, एसिडिक एसिडिक एसिडिक, ऊपर वाले गैस, नीचे वाले सॉलिड। N2O4 का जो शेष अंश होगा, मीन्स स्मॉल पार्ट, दैट इज कलर्ड, कौन-सा? ब्राउन, ऊपर से गैस। यहाँ ध्यान रखना है बस। यही डायमर की फॉर्म में इसमें रहता है। इसमें से कौन-सा क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो नाइट्रोजन है, एक तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, N2O5 का। तो भाई NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दोनों में ऑक्सीजन घुसा दो। हाँ,
तो ये N2O5 का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 5 है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, पर नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं टोटल, 4। इस नंबर ऑफ बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। याद आया कुछ? बाकी सबको भी बता रही थी वैसे मैं। तो अभी यहाँ पर आपने ये मैंने रिवाइज कराया था क्विकली। दूसरी चीज ये है कि आपको कोई भी ना ये दे दे, कोयला, कोयले का फॉर्मूला क्या होता है, सी। आपको कोई फोस्फोरस दे दे, फोस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, 4, P4। सल्फर दे दे, ये सब नॉन मेटल्स हैं, जानते होगे ना, नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं। कोयला सॉलिड, फोस्फोरस सॉलिड, सल्फर पीले रंग का होता है सॉलिड, आयोडीन वायलेट कलर का होता है सॉलिड। इन तीनों के अंदर अगर मैंने कंसंट्रेटेड HNO3, मैंने बोला कंसंट्रेटेड, तो कौन सी गैस निकलेगी, NO के NO2, दीपांशु? NO2। तो इसके अंदर कौन सी गैस निकलती है सब में, NO2। तो ये तो तुम्हें समझ आई गया होगा, सब में कौन सी गैस निकलेगी, और पानी भी निकलेगा। जो हाइड्रोजन गैस उसने छोड़ी भी तो वो ऑक्सीजन बना देगी, उसको ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी। अब तुम्हें ये रिएक्शन याद रट्टे मरवा रही हूँ। तो अगर ये दिख जाए ना, सब में NO2 और पानी निकाल दो बस। अब जो बच गया ना, उनको उनका वो बना देना, एसिड्स बना देना। एसिड तो तुम्हें याद ही होंगे, हमने जो सीखे थे एसिड्स। देखो, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड सुना होगा पक्का। फॉस्फोरस का फॉस्फोरिक एसिड होता है, सुना होगा, H3PO4। कार्बन का सुना है, कार्बोनिक एसिड। और उसने ये भी सुना होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बोतल खोल दो, कार्बोनिक एसिड अलग हो जाए, पानी अलग, CO2 अलग। तो ये वाली कहानी से याद रखना, इसमें H2CO3 लिखकर मत बताना, क्योंकि CO2 और पानी अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, उड़ जाएगी। अब में एसिड निकल रहा है। आयोडिक एसिड सुना होगा, HiO3। ठीक, इसमें एक और चीज हो सकती है, पर आयोडिक एसिड HiO4। इतनी, ये इसको इतना ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, अभी इस पे 0 चार्ज है ना, इसको 7 तक नहीं लेके जा सकता, 5 स्टेट तक ऑक्सीडाइज करेगा ये। समझ आया? याद करने के लिए ऐसा समझना, HiO3 HNO3 था ना, इसका I बना दो बस। ये इसको इतना ही ऑक्सीडाइज करेगा, ये अभी और ऑक्सीडाइज हो सकता था, तुम जानते होगे, HiO4 पर आयोडीन भी बन सकता था, पर लेकिन इसने क्या बनाया, इसको आयोडिक। इनको रिवाइज करो, खत्म, रिवाइज करो। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, कार्बन है तो CO2, कार्बोनिक एसिड यानी कि फॉस्फोरिक, सल्फर से सल्फ्यूरिक, आयोडीन से आयोडिक। एक बार याद करो फटाफट, हो जाए तो बता देना। डन, डन तो फिर ये करके बताइए। जैसे कि आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ऊपर जमा HNO3 कंसंट्रेटेड, ये तो रट जाना चाहिए तुम्हें कि क्या बनेगा। पर क्वेश्चन ये आ जाए कि आयोडीन प्लस HNO3, कॉपर है, ये कॉपर, CO2 नहीं है, कॉपर है। इसको करो, जैसे ये आ जाए। गलत लिख रहे थे तुम। HiO3 आएगा। भाई देखो, HNO3 दिख जाए ना तो NO2 और पानी तो निकलेगा, आयोडीन दिख जाए तो HiO3, सी दिख जाए तो कार्बोनिक, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक, सल्फर सल्फ्यूरिक, दैट्स इट, खत्म। देखो, मैं आपको कोशिश करती हूँ रिएक्शन को लर्न करवाने की, लर्न कोई नहीं करवाता कभी भी, ओके? खुद करो, खुद नहीं कर सकते इसलिए मैं करवा रही हूँ, क्योंकि तुम ढिल्ले हो सबके सब। तो जो मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसकी थोड़ी सी वो रखो कि हमें करना है, उसको कहीं लिख लिया करो, हिंदी में लिख लिया करो किसमें क्या करना था, ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है? और आप अब अगला क्वेश्चन सीखते हैं। एक होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, किसके लिए किया जाता है, सबसे पहले वो नाइट्रेट के लिए। हो सकता था मैं इसको छुड़वा दूं, पर नए सैंपल पेपर में ब्राउन रिंग टेस्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी 2-3 नंबर में। तो इसका मतलब हमने छोड़ दिया तो बहुत बड़ी गलती होगी। सैंपल पेपर का मतलब समझते हो क्या होता है? पेपर तो छोड़ दो, सैंपल मतलब इस बार CBSE क्या डिमांड कर रही है,
अपने किस तरह का पैटर्न दे रही है और किस तरह की क्वेश्चन वो डालने वाली है, उसको सैंपल कहते हैं। कहते नहीं, अगर सैंपल दिखाना, बताइए सैंपल अच्छा होता है कि पेपर अच्छा होता है? सॉरी, आई मीन कोई सामान खरीदने जाते हैं, सैंपल अच्छा होता है कि वो सामान ज्यादा अच्छा होता है? बताइएगा सही सही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीपांशु, भाषा कौन सी लिखनी मैम है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अच्छा होता है, सामान ज्यादा बेटर होता है, सैंपल तो बस एवं ही होता है। पर इसका मतलब आप सैंपल देखोगे तभी तो प्रोडक्ट खरीदोगे, इसीलिए सैंपल पेपर की अहमियत को समझिए। और प्रोडक्ट यानी उससे भी धांसू आएगा पेपर। पिछली बार का पेपर बेहद आसान था 2020 का, तो सभी बच्चे यही बोल रहे थे लास्ट ईयर। तो अब आप क्वेश्चन करिए नाइट्रेट आयन टेस्ट, वो जो क्या होता है। जैसे कि आपको एक मैडम पुड़िया दे देगी, आपका वाइवा भी हो सकता है अभी, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक पुड़िया में ऐसे सोल्ट बांध देगी, ऐसे बांध के कहेगी बेटा बताओ इसमें बेसिक और एसिडिक रेडिकल बताओ, यानी कि सोल्ट का नाम बताओ क्या है। लैब में तो शुरू हो गया होगा कुछ ना कुछ, तो उसमें व्हाइट व्हाइट सोल्ट होगा, ऐसे बोलेंगे बताओ। तो हम ना टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, फिर हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना होता है, मींस हमें जो सोचा है ना वो कंफर्म करना होता है। तो ऐसे ही अगर इस सोल्ट में कहीं पे NO3 माइनस हो, किस किस में हो सकता है NO3? सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट दे, कॉपर नाइट्रेट का तो कलर ही बता देती हूँ, ब्लू होता है, वैसे ही पता चल जाएगा। हाँ, पेपर लैब में होता नहीं है जनरली कॉपर नाइट्रेट, अगर है तो बहुत बढ़िया स्कूल होगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जिंक नाइट्रेट दे दे, कभी भी ना कोई नाइट्रेट, ज्यादातर तो ये होता है कि NO3, NaNO3 भी होता है लैब में। तो अगर कोई NO3 के लिए टेस्ट पूछे कंफर्मेटरी, तो वो सुन लो क्या होता है, पहले प्रोसीजर समझ लो, हुआ क्या वो अलग चीज है। आपको ना बताओ टेस्ट किसका करना था, नहीं किस चीज पर टेस्ट करना है आपको, उस सोल्ट पे करना है जो मैडम ने दे रखा है। एक सोल्ट दिया मैडम ने, सोल्ट, और सोल्ट में सिर्फ एनायन नहीं होता, केटायन भी होता है आगे। केटायन के टेस्ट अलग से करने होते हैं, एनायन के टेस्ट अलग से करने होते हैं, क्योंकि भाई एक केटायन एक एनायन है। तो फिर आप सोल्ट से ही तो शुरुआत करनी है, सोल्ट तो लोगे ही ऑब्वियसली, पानी में ही लेना क्योंकि सूखी चीजें रिएक्ट नहीं करती। तो आपने सोल्ट का सोल्यूशन बना लिया, इस सोल्ट में अभी शायद हो सकता है NO3 हो। कंफर्मेटरी टेस्ट हम तब करते हैं जब हमें शायद हो, मतलब माइंड में हो कि शायद ये हो सकता है। तो अगर इसके अंदर नाइट्रेट आयन है, अभी नहीं पता, इसमें हम क्या डालेंगे, FeSO3 FeSO4 का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, मुझे बताओ। हमने फर्स्ट इसमें क्या डाल रखा था अपना, सोल्ट, जिसमें शायद NO3 थे। दूसरा आप इसमें क्या डालोगे, FeSO4 डालोगे। तीसरा आप क्या डालोगे, बस एक चीज और, खतरनाक सा एसिड, ठीक, खोल दो इसका ढक्कन, इसमें से एक एसिड बिल्कुल वॉल से, एसिड का नाम बताइए वंशिका, लैब में तो चल रहा होगा स्कूल में कुछ ना कुछ पक्का। H2SO4, H2SO4 भाई, नाइट्रेट थोड़ी डालोगे आप, उसी का टेस्ट कर रहे हो, मेरी बात सुनिए प्लीज। आप नाइट्रेट खुद ही डाल दो कि फिर टेस्ट तो आएगा ही आएगा। H2SO4 लिख तो दिया, ना ना ना, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होता है। HCl ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं, एक्चुअली वो है ही नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ रहे हो, HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। ये तुम्हारे स्कूल में क्या MnO4 K2Cr2 की वो हो रही होंगी स्कूल में शायद, मुझे नहीं पता इस साल क्या हो रहा है, पर टाइट्रेशन हो रही होंगी, उसमें वाइवा में पूछेंगे HCl क्यों नहीं लेते हम, मैंने नोट्स बना रखे हैं उसमें से पढ़ लेना, पढ़ना होगा। ये तुम भूलोगे पक्का, ध्यान रखना। एक लाइन बोल देती हूँ, HNO3 हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि भाई HNO3 खुद ही डाल दिया तो पानी में आयंस आ ही नहीं जाएंगे खुद ही, सोचो एक बार, नाइट्रेट का पता लगा रहे हैं, HNO3 में तो खुद ही नाइट्रेट होते हैं, आएंगे ही आएंगे, टेस्ट में करना क्या है फिर उसमें, पता ही नहीं चल पाएगा कि वो सोल्ट में थे कि मेरी वजह से आए। HCl क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। तो हमें कौन सा एसिड लेना है, एक ही बचा, H2SO4। प्रोसीजर बताइए, नाइट्रेट आयन का टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन।
इस टेस्ट कैसे करते हैं? पहला, आप सॉल्ट का सॉल्यूशन डालोगे सूखी टेस्ट ट्यूब में, फिर FSO4 के सॉल्यूशन को डाल दोगे। तीसरा, वॉल्स टेस्ट ट्यूब की वॉल से आप कौन सा एसिड डालोगे? H2SO4। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ब्राउन रिंग, मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है यहाँ पे, तो इसको ही देख लो। ब्राउन रिंग, दो लिक्विड्स होंगे यहाँ पे, दो लिक्विड, उसके बीच में एक ब्राउन रिंग नजर आएगी, तो इसे हम बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है? नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस के लिए। तुमने नोटिस किया है ब्राउन रिंग, कोई रिंग, फलाना रिंग, और ये कलर वलर, ये किस तरह के कंपाउंड्स में आते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। यानी कि कोऑर्डिनेशन में ही तो पढ़ा था आपने, ये T2G से EG में जाना, इसी वजह से कलर का आना। रिमेम्बर? जब कलर इसीलिए तो आता है क्योंकि एक्साइटेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, थोड़ा सा कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बचा हुआ कलर दिखाई देता है। तो बस इतना ही था कि कलर का रीजन, इसका मतलब कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन चीज पक्का बनी होगी। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ओके, तो अभी इसमें बात खत्म, ये था। अभी हमें रिएक्शन वाइज पढ़ना है कि हुआ क्या, क्योंकि हो सकता है रिएक्शन आए, एक्चुअली केमिस्ट्री तो रिएक्शन ही आएगी। तो पहले ये बताइए, नाइट्रेट आयन टेस्ट किस चीज के लिए किया जाता है? ये पता लगाने के लिए कि सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट आयन है या नहीं, एक पॉइंट। दूसरा, कैसे करते हैं? टेस्ट ट्यूब लेते हैं सूखी, गीली नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली गीली तो वो सॉल्ट वगैरह डालोगे वो वैसे ही हो जाएगी, है ना, तो इसको हटा दो, पर लेकिन साफ होनी चाहिए, सूखी होना हो पर साफ। क्या डालेंगे? सॉल्ट, FeSO4, H2SO4 along the sides of test tube। along the side of tube मतलब टेस्ट ट्यूब के साइड से डालेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं डालना। अगर वहां पर जंक्शन पे, जहां दो लिक्विड आपस में मीट कर रहे हैं, जंक्शन पे ब्राउन रिंग दिख जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्राउन रिंग टेस्ट। बहुत मुश्किल से आता है ये टेस्ट, मेरे से तो नहीं आता था, बहुत दिक्कत होती थी। ओके, अब क्या आपको क्या जानना है मुझसे कि ब्राउन रिंग वो किस वजह से बना? एम आई राइट? चलिए, इसके अंदर ना साफ साफ देख लो, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ, इस हिस्से में रफ वर्क होएगा। एक मिनट, थोड़ा और ले लेते हैं। नीचे वाले हिस्से में रफ वर्क, ऊपर फेयर वर्क। सबसे पहले हमारे पास तीन चीजें थी, नोटिस करो। एक तो सॉल्ट था, सॉल्ट में शायद NO3 होंगे, तभी तो टेस्ट आएगा, है ना। दूसरा, FeSO4 में क्या तुम्हें नहीं लगता Fe2+ पड़े होंगे? यस और नो? और H2SO4 ने H+ छोड़ा होगा, है ना। तो हम यहाँ पे तीन चीजें लेंगे, ये तीन चीजें बस। सबसे पहले सोल्ट लिख लो भाई। तो मेरे पास एक सोल्ट था जिसमें ये बंदा पार्टिसिपेट करेगा। फिर FeSO4 का कौन सा बंदा पार्टिसिपेट करेगा? Fe2+। H2SO4 का कौन सा बंदा पार्टिसिपेट करेगा? H+। इनका रोल है, इनके साइड वालों का तो बस बैलेंसिंग के रोल है। अब पता है क्या है? HNO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वैसे नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा, NO3-, बिकॉज वो +5 में है, तो वो किसी दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, और इट सेल्फ गेट्स, कंप्लीट द सेंटेंस प्लीज, इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस। तो NO3 Fe को Fe2+ को 3+ में कन्वर्ट कर देगा। पानी हमेशा H+ हमेशा OH बन जाता है, बट NO3- खुद NO बन जाएगा। इसका खुद का रिडक्शन हो गया, ये +5 स्टेट से किस में चला गया? +2 स्टेट में। रिडक्शन, बस खत्म हो गया। एक तो ये पॉइंट है, अभी वो +2 स्टेट में है, बिल्कुल न्यूट्रल सब्सटेंस है। NO न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, नाइट्रोजन पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2, तो कैंसिल होके कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज। कोई प्रॉब्लम? तुम्हें याद है कल परसों मैंने NO के स्ट्रक्चर में ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाया था, इफ यू रिमेम्बर। फॉर्मल चार्ज नहीं है उस पे कोई, पर उसका खुद का इलेक्ट्रॉन बैठा है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन। यहाँ दिखा नहीं रही हूँ, नहीं तो सोचोगे डॉट कहाँ से आया। उसके बाद वहां पे सॉल्यूशन में कुछ Fe2+ भी तो पड़े होंगे, ऐसा तो नहीं है सारे Fe3+ बन गए, बहुत सारे Fe2+ है। Fe2+ पानी के साथ मिलके ना ऐसी चीज बना लेंगे। Fe2+ के पास वैकेंट ऑर्बिट, तो पानी ने उसको आके घेर लिया Fe2+ को, ऐसा दिखेगा। अब NO का कमाल है। NO
के पास डॉट था और एक लोन पेयर भी था। मैं कल तुम्हें स्ट्रक्चर सिखा रही थी ये वाला, अगर याद आ गया हो तो बात। एक इस पे लोन पेयर है जिससे कि ये डेटी बॉन्ड बना सकता है, और एक इस पे क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बस Fp के पास ना ये NO एक H2O को हटा के खुद बैठ जाएगा ऐसे एज अ लीगैंड, और पानी को क्या कर दिया इसने, रिप्लेस कर दिया। पानी तो चला गया। अब देखो, बस ये 2+ यहाँ बिठा दो। ये जो चीज है ये ब्राउन रिंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। समझ आया मैंने क्या लिखा? जो ये चीज है ये ब्राउन कलर की है। ये बताओ Fe पे यहाँ पे कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट? 2+ या +2? बिल्कुल सही बात है, +2 है। यहाँ पे कितना चार्ज होगा? हम्म, नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रही हूँ। जब NO इसके साथ डेटी बॉन्ड बनाने आया था ना, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन Fe को दे दिया। भाई Fe पे 2+ था, तो Fe पे अब कितना चार्ज रह गया होगा? एक मिल गया तो वापस 1+। और NO ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो NO पे 1+ आ गया होगा। तुम्हें याद है कोऑर्डिनेशन में मैंने एक लिगेंड बताया था, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, एक NO2 पॉजिटिव नाइट्रोन, तो ये वही लिगेंड है यहाँ पे NO। तो ये दोनों का मिला के 2+ आया हुआ है। तो बस आपको, बस खत्म, बस ये थोड़ी सी जानकारी और देनी बस। एक बार रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से चला गया होगा। देखो, रिएक्शंस लर्न करवाने की कोशिश कर रही हूँ एक बार फिर से, ध्यान से सुनना। हमारे पास आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। एक तो कौन बैठे हुए थे, नाइट्रेट आयन, दीपांशु भाई याद करियो साथ साथ, ठीक है। और एक वहां पे हमने Fe2+ भी डाला था सॉल्ट, और साथ में हमने H2SO4 डाला था अलोंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये तीनों मिलके बताओ क्या करेंगे? NO3Fe को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। इटसेल्फ क्या करेगा? रिड्यूस। H2O का क्या कर दोगे? H+ का H2O बन गया। पर अभी भी उस सॉल्यूशन में Fe2+ पड़े हुए हैं, तो Fe को कौन आके घेर लेगा? पानी। जो बचे हुए Fe2+ थे। Fe3+ का कुछ नहीं हुआ, वहां पड़ा है बस एज इट इज। FeSO4 से जुड़ गया होगा, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। आगे, अब यहाँ पर खेल किसका शुरू होता है? ये जो बात बस ये थी, इसके बनने पर बात थी। जैसे ही NO बना, मैं नीचे लिख देती हूँ उसके बाद, NO एज अ लिगेंड इस पे अटैक कर देगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन Fe को दे देगा। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से क्या हो जाएगी? 1+। NO की खुद की भी 1+, तो कुल मिला के 2+। दैट्स इट। एक वाटर बाहर कर, यहाँ पे 6 है ना, 5 आएंगे। यहाँ पे पूरा खेल बताओ किस चीज का था? इसके बनने का नहीं था पूरा खेल, NO के बनने का। देखो Fe2+ तो जैसे लिए थे वो वैसे ही नीचे यूज हो रहे हैं, इसके बनने का खेल था। तो आपको एक एनसीईआरटी में एक लाइन मिलेगी, अभी दिखाती हूँ साथ साथ। एक लाइन मिलेगी कि ये पूरा, ये सब कुछ ब्राउन रिंग का बनना उनना, ये सब इट डिपेंड्स ओनली वन थिंग, क्या? इसकी एबिलिटी, कि वो इसको क्या कर दे, रेड्यूस। खुद ऑक्साइज हो रही है, इसको रेड्यूस कर रही है। दैट्स इट। हमें अभी ये थोड़ी पता है कि ये है पानी में, पर ये तो पता है हम ये डाल रहे हैं। तो इसकी एबिलिटी थी कि वो इसको क्या कर रहा है, रेड्यूस। NO बना, अगर NO बनेगा तो वो Fe पे अटैक करेगा और ब्राउनिंग बनेगी। यही सोच के हमने FeSO4 को उस सॉल्यूशन में डाला जिसका हम पता लगाने जा रहे थे। तो ब्राउन रिंग इसका होता है। इसमें ना आपसे क्वेश्चन बताऊं कैसे कैसे। देखो, आपका तो पेपर बहुत आसान आएगा सच्ची मुच्ची। क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसा सैंपल पेपर में ब्राउनिंग टेस्ट की इक्वेशन लिखो, या ब्राउनिंग टेस्ट में क्या क्या होता है, कैसा कलर आता है। मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन जोड़ना चाह रही हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन डाल दिया कि ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है आउट ऑफ दीज। दो ऑप्शन दे देती हूँ, टाइम नहीं है ज्यादा। 4 ही दे दिए मैंने ऑप्शन, करो आंसर बताइए, विच इज करेक्ट?
राइट, क्योंकि देखो ऊपर तो पानी में 6 लिखा है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे सब ठीक है पर NO2 लिख दिया, NO नहीं है, यहाँ NO है। अगला क्वेश्चन, ब्राउन रिंग टेस्ट में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, 3 होती है, 1 होती है कि 0 होती है? गुड, +1 होती है। नेक्स्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर जो लिगेंड होता है, लिगेंड वो NO है, NO2 है, NO+ है कि N2 है? NO+ बोलना प्लीज, NO+, क्योंकि NO+ है तभी तो Fe पे 1+ चार्ज है। मैंने ये बोला है ब्राउन रिंग के अंदर लिगेंड कौन है, स्टार्टिंग में वो कब कैसे रिएक्शन कर रहा था वो नहीं पूछा ना मैंने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टार्टिंग में वो कैसे अटैक कर रहा है वो तो NO है, पर जो ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स बना, देखो इतना टिपिकल नहीं आएगा, मैंने थोड़ा टिपिकल बना दिया है, पर क्योंकि तुम रेस्पॉन्ड कर रहे हो सिर्फ इसीलिए बनाया है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, पर आपको थोड़ा-सा बस ऐसे घुमा रही हूँ। तो इस केस में अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश भी करोगे, तो ये है, ये। और थोड़ा-सा टाइम है इसलिए मैं थोड़ा वो कर रही हूँ, कि तुम्हें लपेट रही हूँ यहाँ पर इस वाले टॉपिक में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। ये ऐसे है, Fe पे 1+ है और ये प्लस है खुद। ये है ना कॉम्प्लेक्स तो। तो Fe पे 1+ है और पूरे पे 2+ है। और NO लिगैंड नहीं है यहाँ पे, NO पॉजिटिव नाइट्रोसिल, नाइट्रो अगर तुम्हें इसका पूरा नाम जानना है तो नाइट्रोसोनियम आयन इसमें लिगैंड है। बस यही बताना है। दैट्स इट। तो अब आपका HNO3 तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मुश्किल करेगा। अमोनिया के 2-3 टॉपिक और करा देती हूँ क्योंकि इसमें पीपीटी वीपीटी का ज़िक्र हो रहा होता है। बाकी तो नाइट्रोजन तुम कर ही लोगे, है ना? एक बार देख लो। इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी नहीं है, ना ही नोट्स में, ना इसमें। वैसे मैंने जो तुम्हें नोट्स दिए थे ना अलग से, उसमें मैंने करेक्शन करवाई भी थी। कैसे करूँ? एक बार ये पढ़ दो। ऐसा करो, सारा मत करो, बस इतना करो। बस इतना कर लो। ये नीचे का पूरा प्रोसीजर बता रखा है, वो मत पढ़ो। बस इसमें ये देखो क्या बताया हुआ है कि ब्राउन रिंग टेस्ट में आप क्या करते हो, नाइट किस पर डिपेंड करता है ये, Fe2+ की एबिलिटी कि वो नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या कर दे, रेड्यूस कर दे। बस नाइट्रेट आयन Fe2+ के पास गया, NO बना, Fe3+ बना। कुछ Fe2+ पानी के साथ इसका फॉर्मूला आनेंगे, NO अपने लोन पेयर की सहायता से इस पर अटैक करने जा रहा है। अटैक करते करते उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, Fe को दे दिया। Fe पे 1+ आया, इस पे भी 1+ आया, कुल मिला के 2+ आया। ये तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, ये सारी बात प्रदीप्स में दी हुई है, बट तुम्हें पहले भी डिस्कस की थी मैंने, याद करो। प्रदीप्स, ABC और मुझे और भी जो बुक्स होते हैं उसके अंदर ये वाली लाइन दे रखी है कि Fe पे 1+ चार्ज है। एनसीईआरटी में नहीं है तो क्या हो गया, करना तो है। और ये जो नोट्स हैं इसमें भी नहीं है ये वाली बात, पर तुम कर लेना, मैंने नोट्स दिए थे तुम्हें जब पढ़ाया था। ये रहा राउंडिंग टेस्ट, इसमें भी वो सब लिखा नहीं है, पर मैंने जो तुम्हें नोट शेयर किए थे ना अपनी कॉपी में देखना, यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया था वो जो मैं बोल रही हूँ सारा यहाँ पे। एक बार ढूंढना उन नोट्स को, तुम्हें मिलेगा पक्का। तो यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी से। बस ये इतना ही HNO3 में, और तुम्हें HNO3 में बस यहाँ से पढ़ना है। खत्म नाइट्रिक ऑक्साइड तो क्या, ये 2-4 रिएक्शन, और बस जो मैंने रिएक्शन कराई है वही करना, ये 4 रिएक्शन और ये 4 रिएक्शन, HNO3 फिनिश। कर सकते हो। मैं ना क्विकली ना अमोनिया बता देती हूँ, नहीं तो फिर मीटिंग ओवर हो जाएगी। थोड़ा देखो, जो अमोनिया होता है फॉर्मूला जानते हो, स्ट्रक्चर जानते हो, पिरामिडल शेप होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। कोई प्रॉब्लम? उसके अलावा आपको ये 3 रिएक्शन मैं अभी लर्न करा रही हूँ क्योंकि ये भी पेपर में आई हुई है। सबसे पहले अमोनिया की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं प्रिपरेशन में,
हाइड्रोजन यहाँ से, नाइट्रोजन इधर से। नाइट्रोजन और जब हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया। अब दो गैसेस को मिलाने के लिए क्या 3 कंडीशन लोगे? एक तो इसके अंदर क्या डालोगे? याद कीजिए, कैटालिस्ट डालना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, दो गैस को मिलाना है तो प्रेशर क्या रखोगे? हाई। और इस एक तो दौरान हाई ना टेम्परेचर। एनर्जी निकलती है।